हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 9। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपकी बुक के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज बच्चों उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। आज कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए वस्तुतः बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे लोकस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बच्चों आज मैं स्टार्ट करूँगा पहले बीच के एक दो क्वेश्चन को छोड़ के क्वेश्चन नंबर 13 से। आज के इस लेक्चर को हम स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 13 से, क्योंकि इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट ऐसे हैं स्टूडेंट जो आपको समझने जरूरी है, जो वैसे तो स्पेशली बुक में नहीं दिए हुए होते हैं, लेकिन उनको समझना और उनके ऊपर जो बेस्ट रिजल्ट है वो समझना बच्चों सबसे ज़्यादा जरूरी होगा हमारे लिए। तो क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों में जेड का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। यानी हमें कंडीशन दी गई और हमें उसका क्या पता करना है स्टूडेंट, लोकस पता करना है, अर्थात उसका बिंदु पथ क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ए पार्ट, जिसे मान लिया जाए ये हमें दिया गया जेड ब्रैकेट जेड बार प्लस 2 इक्वल टू 3। ये स्टूडेंट जेड बार प्लस 2 इक्वल टू 3। जब बच्चों लोकस का क्वेश्चन आता है तो उस केस कंडीशन में हमारे पास दो केस हो जाते हैं। पहला केस तो ये कि भी कोई रूल है क्या ऐसा जिससे डायरेक्टली पता चल सके। यदि फिर भी नहीं पता चलता तो लास्ट ऑप्शन एक आप z की जगह x प्लस आइटा वाई रख दीजिए और उसे सोल्व कीजिए, तो उससे हमारे पास एक रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका स्टूडेंट जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा जेड बार प्लस 2z इक्वल टू 3। क्लियर है स्टूडेंट? इतना कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। जेड बार को यदि स्टूडेंट मैं ये मान के चलूँ z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो जेड बार आप सब जानते हो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस से वाई स्क्वायर। अब आपको कैसे, तो स्टूडेंट यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो जेड बार है वो होता है मोड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, और मोड जेड का जब आप स्क्वायर करोगे तो कुछ ऐसा ही आएगा, 2x प्लस 2 आइटा वाई इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट आप दोनों साइड का कंपैरिजन कीजिए। भी आपको एक चीज़ तो पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल में वहाँ पे रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होना चाहिए, लेकिन यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो इसका दिखाई आपको नहीं देगा। बस समझ आ रही है स्टूडेंट? जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से मैं इसका क्या रिजल्ट निकाल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी यहाँ से स्टूडेंट पहले तो ये लिख दो ना कि 2 आयोटा वाई इक्वल टू 0। यानी यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये इसका क्या हो जाएगा, एक बिंदु पथ की इक्वेशन हो जाएगी। यदि इसका इमेजिनरी पार्ट हटा दिया जाए यहाँ से तो वो एक सर्कल जनरेट करेगा या आपको एक्स एक्सिस को जनरेट करके देगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो मतलब ये एक प्रोसेस है इसकी। नंबर 1 पहली कोशिश ये रहती है, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई पुट करके उसको सोल्व कर लीजिए। और क्या, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कंपेरिजन कीजिए। जब रियल पार्ट यदि आप यहाँ पे वाई स्क्वायर लेके यूज करते हो तो आपको क्या इक्वेशन जनरेट होगी, क्या इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। इक्वेशन जनरेट हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल की, और यदि y भी 0 ले लिया जाए तो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी इस टाइप की। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? तो ये तो एक सिंपल प्रोसेस होती है, लेकिन जो नेक्स्ट जो मैं दो बातें आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए इस पर आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल सी प्रोसेस थी। नेक्स्ट जो इसकी प्रोसेस है उसके ऊपर आते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा बच्चों बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी हो जाएगा। देखिए, तो मैं इस क्वेश्चन के साथ में बताऊंगा आपको कि z प्लस 2 आयोटा प्लस z माइनस 2 आइटा इक्वल टू 3। अब बच्चों थोड़ा सा आप याद कीजिए बेसिक को, जो मैंने आपको बताया था। बेसिक को आप याद करो, थोड़ा सा ये सोचो कि जो z माइनस Z1 है प्लस Z माइनस Z2 इस टाइप को किसे दर्शाया जाता है।
तो यदि याद हो तो इन दोनों केस में हम दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन को डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन को, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की दूरी को। तो z तो एक फिक्स पॉइंट हो गया, यानी ऐसा बिंदु जिसका दो स्थिर बिंदुओं से, जैसे z1 और z2 से दूरियों का योग यदि कांस्टेंट मिले, तो इस टाइप का केस आपने कहाँ पढ़ा है? 12th लेवल तक के स्टैंडर्ड की बात है। आराम से सोचिए, जब किसी बिंदु की दो बिंदुओं से दूरियों का योग आपको कांस्टेंट मिल जाए, वो केस आपने कहाँ पढ़ा है? याद आ रहा है क्या कुछ? सोचिए स्टूडेंट, जल्दी से सोचिए, जल्दी। माइंड में आपके बात आ जानी चाहिए कि ऐसा हमने एलिप्स अर्थात दीर्घवृत्त के अंदर पढ़ा है। हमने ऐसा कहाँ पढ़ा है? कंसेप्ट एलिप्स अर्थात दीर्घवृत्त के अंदर पढ़ा है। दीर्घवृत्त की डेफिनेशन क्या होती थी? वैसे तो देखो बच्चों, जो कॉनिक्स की डेफिनेशन है वही होती है कि एक स्थिर रेखा से, एक बिंदु से दूरी और स्थिर रेखा से दूरियों का अनुपात कांस्टेंट हो, तो वो आपका जो कॉनिक्स बनता है, संकोच बनता है। और ई जो है वो उनका रेशियो होता है। ई को आप उत्केंद्रता या सेंट्रिसिटी कहते हो। लेकिन मैं एक बार उत्केंद्रता या सेंट्रिसिटी पर नहीं जाए, मैं सिर्फ जो एक और डेफिनेशन भी आपने पढ़ी है, जो एलिप्स अर्थात दीर्घवृत्त की जो डेफिनेशन होती है स्टूडेंट, वो ये होती है कि यदि किसी बिंदु की दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग सदैव कांस्टेंट हो जाए, सदैव अचर रह जाए, तो वो जो जनरेट करेगा शेप, लोकस उसका क्या होगा? दीर्घवृत्त होगा। तो इससे एक चीज़ हमारे दिमाग में स्टूडेंट ये आ रही है कि भाई तो दीर्घवृत्त जैसी कुछ कंडीशन लागू कर रहा है, लेकिन क्या ये कंप्लीटली उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? मुझे तो ये देखना है। ठीक है, तो इसको यदि मैं अब डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए स्टूडेंट, 2 आइटा और -2 आइटा आप देख सकते हो कहाँ होंगे? इमेजिनरी एक्स पे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर मैं 2 आइटा लूँ और ये माइनस का 2 आइटा लूँ, ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,2, इसके कोऑर्डिनेट 0,-2। और इन दोनों से जो बनने वाला कुछ ऐसा होगा, क्योंकि आपके जो बिंदु है या इसके जो आप नाभ या जिसे आप कह सकते हो फोकस, वो y एक्सिस पे है। ठीक है, तो इतने में तो स्टूडेंट समझ आ गई होगी। अब लेकिन क्या ये कंसेप्ट सही है? कोई दीर्घवृत्त की क्या कंडीशन, मान लो अगर 3 की जगह यहाँ पे तो 2 भी हो जाता, 4 भी हो जाता, तब क्या वो कंडीशन लागू हो जाती? वो चेक करने के लिए मान लीजिए स्टूडेंट, यदि मैं इसके ऊपर कोई पॉइंट लेता हूँ, ये z है, तो मुझे ये दिया गया है कि ये दूरी और ये इक्वल नहीं है, इसे बता रहा हूँ, ये इन दोनों का योग कितना है? 3, सॉरी 6 है बच्चों, क्वेश्चन में 3 नहीं है, 6 है। ठीक है, इन दोनों का योग कितना है? 6। तो क्या इन दोनों का योग 6 होने पर ये बात लागू है? तो स्टूडेंट अब इसको समझो। आपने यदि याद हो, आपने शायद 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लासों में एक रूल पढ़ा होगा कि ट्रायंगल की यानी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होता है? बड़ा होता है। याद आई बात? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये तो यदि ये बात इस पे लागू हो तब तो ये त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज ये त्रिभुज नहीं बने। तो मैं चेक करता हूँ, इन दोनों का योग है 6, 2 और 2 ये कितनी होगी? 4। यदि मान लो इस पॉइंट को मैं P मान लूँ, इसको Q मान लूँ, तो PQ इक्वल कितनी है? 4। इसके ऊपर ZD लेके चलता हूँ, ZP प्लस ZQ इक्वल कितना है? 6। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा है या नहीं है? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या है? बड़ा है या नहीं है? बड़ा है। तो यहाँ से स्टूडेंट रिजल्ट क्या जनरेट हो जाएगा कि इस पॉइंट का जो लोकस अर्थात जो बिंदु पथ होगा वो क्या होगा? एक एलिप्स यानी दीर्घवृत्त होगा, क्योंकि इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, पहले जो मैंने गलती से यहाँ पे 3 ले लिया था, यदि यहाँ पे 3 होता तो क्या पॉसिबल होता? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फिर वो ट्रायंगल के रूल को सेटिस्फाई नहीं करता ना, तो वो एलिप्स नहीं बन पाता, क्योंकि योग 4 हो रहा है, यहाँ पे 3 है, तो कोई भी त्रिभुज हो तो वो त्रिभुज नहीं बन पाता, यानी हमें वो पॉइंट एग्जैक्ट कंडीशन उस पॉइंट की नहीं मिल पाती। तो बच्चों ये रूल आपको याद रखना है। तो यहाँ से रूल क्या बन जाता है, आप नोट भी कर लेना कि z माइनस Z1 एंड Z2 का मोड इक्वल टू यदि K हो तो Z1 माइनस Z2
यदि लेस देन के हो, उस कंडीशन में ये आपका हमेशा क्या होगा, एलिप्स अर्थात दीर्घवृत्त। ठीक है। और स्टूडेंट यदि, चलो एक कॉन्सेप्ट पे इसी पे आते हैं, Z1 माइनस Z2 इक्वल क्या हो जाता, तो उस कंडीशन में इसका जो लोकस है, ये तीनों बिंदु संरेख हो जाते हैं। यानी ये कंडीशन तभी लागू होती है जब संरेख हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं ये बताता हूँ, ये P Q R, P और R के बीच की जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के योग के कब बराबर होगी, जब ये तीनों के तीनों संरेख हो। ठीक है, दो कंडीशन समझ आ गई स्टूडेंट। रेखा क्या होती है आपको मेरा बताया हुआ है, सर्कल क्या होता है वो आपको बताया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसको समझ आ गया होगा, इरेज कर दूं ना सारा सारा। अच्छा, आज आप कुछ नया पढ़ रहे हो, कुछ नया कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो शायद, जो आपने अभी तक 11वीं में नहीं पढ़ा है। हाँ, यदि कोई स्टूडेंट ने जेई के कॉन्सेप्ट की तैयारी की हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज बाकी सबके लिए बात नहीं है। ये जो लोकस के क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, वो एक नई बात है आप सभी के लिए, इसलिए इसको एक बार हो सकता है आप पढ़ लेंगे, लेकिन आराम से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। जो पीछे की डेफिनेशन है उनको आप माइंड में रखिए। ठीक है, क्लियर हो गया। बी, ये ऐसा कंडीशन कब होता है, एलिप्स के अंदर होता है। लेकिन क्या ये एलिप्स बनेगा या नहीं बनेगा वो चेक किया, तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, वैसा पॉसिबल है, इसका मतलब वो एलिप्स है। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसका जो पहले फोर्थ पार्ट करते हैं, फिर थर्ड पे आएंगे, क्योंकि इसका जो डी पार्ट है पहले मैं वो समझाना चाहूँगा आपको। ठीक है, डी पार्ट है स्टूडेंट कि Z-3 का मोड माइनस Z+3 का मोड इक्वल टू 4। Z-3 का मोड माइनस Z+3 का मोड इक्वल टू 4। 3 स्टूडेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह बिहेव करता है। 3 + i 0 कर दो। ठीक है, यदि कोई स्टूडेंट इसे सोच के कंफ्यूज हो रहा हो कि सर 3 तो वो नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो स्टूडेंट 3 + i 0 कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो डाउट क्लियर हो रखना आपको। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर के अंदर। अब हम तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, इस कंसेप्ट को समझिए, पीछे वाला कंसेप्ट दिमाग में लाओ और इसको समझो, कनेक्ट करो। कौन सी डेफिनेशन से कनेक्ट हो सकता है, कौन सी डेफिनेशन से ये कनेक्ट हो सकता है। तो स्टूडेंट एक ही डेफिनेशन है, हाइपरबोला, अतिप्रवल्य, कि जब दो बिंदुओं से दूरियों का डिफरेंस सदैव अचर रहे तो वो क्या होता है, हाइपरबोला होता है। दीर्घवृत्त के केस में योग होगा दो बिंदुओं से दूरियों का, और अतिप्रवल्य के केस में क्या होता है, उनका स्टूडेंट डिफरेंस यानी अंतर होता है, एक से दूसरे को क्या करना, माइनस करना। क्लियर हुई बात। तो इसको थोड़ा सा लेकिन चेक करते हैं, जैसे 3 और -3 तो आपको पता चल गए होंगे कहाँ होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि जैसे मान लीजिए यहाँ आपका -3 होगा, यहाँ पे 3, ये 3 है और ये वो है, क्योंकि Z-Z1 की शेप में यदि आप इसको कन्वर्ट करोगे तो कुछ रिजल्ट स्टूडेंट ऐसा आएगा। अब इसके ऊपर यदि मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो कुछ ऐसा, ठीक है, इसके ऊपर कोई पॉइंट लेता हूँ तो ये -3 है, तो इसका ऊपर पॉइंट नहीं है, शायद कुछ इसके ऊपर पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पॉइंट है कि Z- प्लस होगा तो वहाँ पे माइनस। अब ये कह रहा है यदि इस बिंदु को मैं P मानूँ, इसको A मानूँ, इसको B, तो इसके कहने का अर्थ ये हो गया कि PA माइनस PB इक्वल टू कितना है, 4 है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट, देख सकते हो 6। तो 4 है वो ऑलवेज लेस देन 6 है या नहीं है, देखिए जो 4 है वो ऑलवेज लेस देन 6 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बन रहा है हमारे पास कि दो बिंदुओं से दूरियों का अंतर यदि तीसरी से हमेशा कम हो तो भी ट्रायंगल होता है। याद रखना बच्चों, दो का दूरियों का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, लेकिन जो उनका अंतर है वो हमेशा तीसरी से छोटा होगा। इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, इक्वल तो होना ही नहीं है। यदि ये कंडीशन हो तभी वो ट्रायंगल बन सकता है, अदरवाइज वो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है, जैसे कोई ट्रायंगल ले लिया आपने, जैसे समकोण त्रिभुज लेते हो आप जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 है, कोई दो का योग कर लो,
4 3 7 5 से बड़ा होगा, 4 5 9 3 से बड़ा होगा, 3 5 8 4 से बड़ा होगा। अंतर करके देख लो, 4 से 3 गया 1, 5 से छोटा है, 5 से 4 गया 1, 3 से छोटा है, 5 से 3 गया 2, 4 से छोटा है। कंडीशन सभी अप्लाई होगी तभी ये पॉसिबल है, नहीं था संभव नहीं है। तो ये कंडीशन लागू हो रही है, यानी जो मैंने डायग्राम बनाया और इसकी जो मैंने कंडीशन लगी वो सब सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से स्टूडेंट इसका रिजल्ट पता चल जाता है, जो कंडीशन होगी वो क्या होगा आपका हाइपरबोला अर्थात अति परवलय। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? इसका स्टूडेंट जो सी पार्ट हो रहा है वो और करते हैं हम इसी के साथ सोल्व, और देखिए यहीं पे साइड में कर लेते हैं सोल्व। सी पार्ट हमें दिया गया है कि इमेजिनरी जेड स्क्वायर इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे रियल पार्ट आना चाहिए, ठीक है, तब तो आंसर आपका मैच करेगा, अदरवाइज आंसर मैच नहीं करेगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, इमेजिनरी से भी बता देता हूँ, रियल पार्ट से। कि जेड इक्वल टू यदि मैं x प्लस आइटा वाई मान के चलूँ तो जेड स्क्वेयर होगा x प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर, जो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2 आइटा एक्स वाई, इसकी वैल्यू। अब इसका इमेजिनरी पार्ट होगा 2xy इक्वल टू 4, तो xy इक्वल टू आएगा 2। ये होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये तो लोकस उसका हो जाएगा, ठीक है। या यदि इसके इमेजिनरी पार्ट के बजाय यहाँ पे रियल पार्ट होता, यदि कुछ ऐसा होता रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये आता एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यानी इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4। तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी आयतीय अति परवलय। देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन आज आपको सारे करवाए हैं वो सब के सब लोकस के हैं, और सारे कॉन्सेप्ट बच्चों ऐसे हैं जो आपके लिए नए हैं, इसलिए एक बार आपको 1-2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, आप देखिए, कोई डाउट है तो क्लियर करते हैं उसको। समझ आइए नहीं है स्टूडेंट बात? ये जो लोकस है, जो आपका बिंदु पथ उससे रिलेटेड जो जानकारी आपको बताई गई है वो सारी समझ आ गई होगी। तो देखिए स्टूडेंट, हमने क्या क्या केस पढ़ी? हमने स्ट्रेट लाइन वाला केस पढ़ लिया। क्या पढ़ा? स्ट्रेट लाइन वाला केस पढ़ा है, ठीक है। और चलो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ आपसे, यदि कुछ ऐसा कंसेप्ट होता तो ये क्या बनता, इसका लोकस क्या होगा? सोचिए, यदि z माइनस Z1 अपॉन z माइनस Z2 का जो मोड है, सॉरी ऊपर नीचे दोनों का अलग अलग है, इक्वल टू 1 होता, तब क्या केस बन जाता? सोचिए, तब स्टूडेंट इसका क्या केस बनता? मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या केस बन सकता है, वो भी, ठीक है। वो सारी बातें आपके ऊपर छोड़ दी है मैंने, उसको पता करना किस तरीके से आप करते हो, ठीक है। इसका क्या केस बनेगा तो थोड़ा सा याद कीजिए, इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं? और यदि आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इसको डिस्कस किया है, मैंने आपको बताया है, ये बच्चों हमेशा आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अर्थात लंब समद्वि भाजक को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? लंब समद्वि भाजक को। क्लियर हुआ? तो स्टूडेंट देख लीजिए, लोकस वाले क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लिए। दिखने में सिंपल से हैं, इनका आंसर सिंपल है, लेकिन समझने में बहुत ज़्यादा है। और स्टूडेंट लोकस के क्वेश्चन परेशान हमेशा करेंगे, आपको ये याद रखिए। 9वीं 10वीं में भी लोकस के क्वेश्चन परेशान करते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को थ्योरम्स वाली सीध आती है बात करनी, वहाँ पे बच्चों के कन्फ्यूजन हो जाने लग जाता है। और लोकस देख लो बच्चों, यहाँ पे भी है। इसलिए इस टॉपिक को आपको आज जो भी बताया गया बच्चों, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में आपको वो सारी जानकारी बताई गई है जो अभी तक आपकी नहीं पढ़ी हुई। आपको सर पीछे वाली बच्चों लगभग जानकारी आपकी 11th क्लास में पढ़ी हुई थी।
हाँ, उनको रिपीट किया था हमने तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, भी जल्दी समझ आ जाती थी, लेकिन यहाँ पे बातें कुछ नहीं है, ठीक है। इसके लिए बच्चों आपको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो 13 से पहले कुछ क्वेश्चन है एक आधा और जो बढ़िया बताने वाले, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 आपके बेसिक नॉलेज पे डिपेंड होगा। देखिए कुछ करते हैं, इरेज कर दो स्टूडेंट इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट आपका, कि यदि Z1 Z2 Z3 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, Z1 Z2 Z3 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो, जो शीर्ष Z2 पर समकोणीय हो। Z2 पर क्या है, समकोणीय। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट कुछ ऐसा कि हमने मान लिया हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC, जहाँ A पॉइंट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को डिनोट कर रहा है, B पॉइंट Z2 को और C पॉइंट है Z3 को, ठीक है। ऐसा स्टूडेंट कुछ डिनोट कर रहा है और Z2 पर वो समकोणीय है, तो हमने अभी तक सही बनाया है। आगे हमें सिद्ध करना है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू, आगे है 2 ब्रैकेट Z1 प्लस Z3 फिर Z2, 2 ब्रैकेट Z1 प्लस Z3 फिर है Z2। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, सब का सब आपके बेसिक नॉलेज पे डिपेंड है। एंगल बिटवीन टू लाइन गिवन है π/2। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, गिवन क्या है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई Z3 माइनस Z2 इक्वल टू, सही है। बस समझ आए स्टूडेंट, ऐसी कुछ कोई डाउट है? यदि याद हो तो आप ये खुद सोचिए। हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में सब में डिस्कस किया था कुछ आर्ग्यूमेंट का फंडा, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो लाइन के बीच एंगल लिया जाता है तो कुछ इस तरीके से लिया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे Z1 माइनस Z2 आपके AB को डिनोट करेगी और Z3 माइनस Z2 आपके BC को डिनोट करेगी। हाँ, यदि कोई स्टूडेंट इसको Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2 लेना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल π/2 है, यानी हमें इसको यूज करना पड़ेगा। अब बात आती है स्टूडेंट इसके आगे बेस्ट रिजल्ट की, वो क्या होगा भाई, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो π/2 हो, तो यहाँ से जैसे यदि मैं उसको r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा के फॉर्म में लिखता हूँ, cos π/2 जीरो होता है, यानी उसका जो रियल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी यहाँ से मैं एक बात लिख सकता हूँ कि रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई Z3 माइनस Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गई? रियल पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यदि देखिए Z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई हो, यदि Z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई हो तो Z बार क्या होगा, x माइनस आइटा वाई। तो Z प्लस Z बार ऑफ 1/2 इक्वल टू क्या होगा आपका x। तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई Z3 माइनस Z2 प्लस Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई Z3 माइनस Z2 का होल बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। फिर 2 मल्टीप्लाई में इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ तो क्या x का आएगा, माइनस का आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई Z3 माइनस Z2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 का बार डिवाइड बाई Z3 बार माइनस Z2 बार। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसको इस डिवाइड में भी ले जा सकते हो, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई
Z2 बार माइनस Z1 बार इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, Z3 माइनस Z2 डिवाइड बाई Z3 बार माइनस Z2 बार। क्लियर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, लेकिन जो प्रूव करना है स्टूडेंट उसके अंदर कहीं पर भी आपको बार दिखाई तो नहीं दे रहा है। अब बार दिखाई नहीं दे रहा तो एक और केस बनाना पड़ेगा, और वो केस सोचिए क्या हो सकता है, दिमाग लगाइए, वो केस क्या हो सकता है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, थोड़ा सा सोचिए वो केस क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोचिए स्टूडेंट। तो वो केस ये हो जाएगा कि समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होंगी, यानी ए बी इक्वल टू बी सी, यानी Z1 माइनस Z2 का मोड इक्वल टू Z3 माइनस Z2 का मोड। क्लियर हो गया या कॉन्सेप्ट, या नहीं हुआ। ये दोनों बराबर होगी, लेंथ बराबर होगी, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, यानी Z1 माइनस Z2 का मोड इक्वल टू Z3 माइनस Z2 का मोड। दोनों तरफ स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। Z1 माइनस Z2 Z1 बार माइनस Z2 का बार इक्वल टू Z3 माइनस Z2 और Z3 बार माइनस Z2 का बार। क्लियर हो गया। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ आ गई होगी, कोई डाउट तो नहीं है। अब आपका काम क्या होगा, आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करोगे। बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ। आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो भी रिजल्ट होगा वो जनरेट हो जाएगा। करके इतना तो देख सकते हो। दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन स्टूडेंट ये था कि हमें दिया गया है कि Z1 Z2 Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कोई भी तीन पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं, और उनसे जो त्रिभुज बनेगा वो समद्विबाहु भी है और Z2 पर समकोण भी है। तो मेरे पास दो कंसेप्ट हो गए, समद्विबाहु यानी दो भुजा बराबर, समकोण यानी एंगल 90 डिग्री। पहले मैंने एंगल 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट यूज किया। तो इन दोनों के बीच अगर एंगल 90 डिग्री है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई Z3 माइनस Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2। ये तो फॉर्मूला है आर्ग्यूमेंट का। ये π/2 होते ही एक बात क्लियर हो जाएगी कि जो इसका रियल पार्ट है वो क्या होगा, 0, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यदि Z है उसका रियल पार्ट होगा 1/2 Z प्लस Z बार। ठीक है, इसका मैंने यूज किया, इसको इधर लाया तो ये किसका आया, माइनस का आया। माइनस का आया तो माइनस कॉमन लेके इसको कुछ ऐसा लिख दिया, या माइनस पढ़ा रहने देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि आप ये चाहते हैं भाई इधर माइनस पढ़ा रहे कोई दिक्कत नहीं, इसको Z1 माइनस Z2 ही कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, फिर हमने लिया भी समद्विबाहु है तो दो भुजा क्या होगी, बराबर, यानी Z1 माइनस Z2 का मोड Z3 माइनस Z2 के मोड के क्या होगा, इक्वल होगा। मोड इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी इक्वल होगा, और उसको क्या लिखा जा सकता है, Z बार। ऐसा क्यों बनाया कि यदि मैं अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों बातें कैंसिल हो जाएगी, इधर से ये दोनों बातें भी कैंसिल हो जाएंगी। अब फिर हमारा काम सिंपल सा इतना बन जाता है कि इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन हो गया होगा। और बच्चों होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 11, जो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको। हिंट दे दूँ फिर तो कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 9 से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, थोड़ा सा बच्चों हिंट देने की जरूरत है। देखिए लास्ट है इसके लेक्चर का क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि शीर्षों Z1 Z2 Z3, कोई शीर्ष स्टूडेंट इसके Z1 Z2 एंड Z3। ठीक है, और आगे क्या है, एक और है कि Z1 डैश Z2 Z डैश और Z3 डैश, Z1 डैश Z2 डैश और Z3 डैश। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इनसे जो त्रिभुज यानी जो भी ट्रायंगल बनेंगे वो समरूप होंगे। यदि तो समरूप होने का क्या केस हो जाए, यदि मैं समरूप मान के चलता हूँ इसको, यदि मैं PQR मान लूँ, इसको ABC मान लूँ, तो स्टूडेंट आप